चलिए कक्षा 10वीं वालों के लिए विद्यार्थियों की बार बार कमेंट में बातें आ रही थी कि सर मोस्ट बता दीजिए सभी पाठों के, क्या है उसमें जो ब्लरिंग होती थी आपकी लाइव क्लास में। तो देखिए ये वीडियो जो है ये बहुत ही कम समय में आपको हर पाठ के वीडियो मोस्ट बता दी जाएंगे क्या आपको पढ़ना है ना। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, लेकिन है ना क्या क्या पढ़ना है और जितना बताया जाएगा वो पूरा आपसे कंप्लीट आना चाहिए। देखिए पार्ट 1 की बात करें, जो आपके डिलीट हो गए हैं चैप्टर या जिन चैप्टरों से जो प्रश्नावली डिलीट हो गई हैं उनको भी बता देंगे, तो वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे पार्ट 1 से 1.1 डिलीट हो गई यूक्लिड। पार्ट 1 से आपको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना आपको पढ़ना है और लघुत्तम महत्तम पढ़ना है। ये कंपलसरी होता है। जैसे मान लीजिए आप प्रश्न क्रमांक 1 और 2, ये अब आपको जैसे हमने बता दिया लघुत्तम महत्तम, जिन प्रश्नों में लघुत्तम महत्तम है अभाज्य गुणनखंड है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। और एक जैसे ये क्वेश्चन है आपका उदाहरण में दिया गया है, आप एक उदाहरण में भी है और एक आपका उदाहरण में है आपका 6 की घाते प्रश्नावली में हो गया 6 की घाते n शून्य पर समाप्त होती है कि नहीं, उदाहरण में है 4 की घाते n। तो ये क्वेश्चन आपके पाठ 1 से है लघुत्तरी प्रश्न के लिए। यदि हम दीर्घोत्तरी की बात करें तो दीर्घोत्तरी की में यदि आएंगे प्रश्न, यदि आते हैं तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से, यदि ब्लूप्रिंट में 4 नंबर का होगा तो इससे आएंगे अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, जैसे 105, तो ये अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, और ये 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या, मतलब किसी एक प्रश्न की आप विधिवत भाषा सीख लीजिए तो आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका पाठ 1 के बारे में हो गया। अब उसी प्रकार आपको पाठ 2 में हम देखिए अति महत्वपूर्ण बताते हैं, है ना। आप लोग ये ना सोचिएगा कि सर तो ऐसे बहुत जल्दी स्पीड में बताते हैं। 2.1 तो सभी लोगों से बनता है। जैसे मान लीजिए ये जो है आपका ये चित्र बने हुए हैं, अब ये आ जाए कि निम्न में कितने शून्य हैं, तो आपको पता है कि p ऑफ x बराबर के रूप में आपको वो व्यंजक दिया जाएगा। तो ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये जो ग्राफ बना है ये x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता, y को करता है, तो इसमें शून्यों की संख्या शून्य हो जाएगी। लिखना कैसे है कि चूंकि ग्राफ x अक्ष को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता, शून्यों की संख्या शून्य। अब यदि आपका इसकी बात की जाए तो यह x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो इसके शून्यों की संख्या 1। कहने का मतलब यह है ग्राफ x अक्ष को जितने जगह प्रतिच्छेद करेगा उतने शून्य होंगे, है ना। ये आपको भाषा ऐसे लिख देनी है। और जैसे मान लीजिए अभी क्यों x अक्ष को देखना है, क्योंकि ये देखिए, क्योंकि आपका जो बहुपद है ये y बराबर किसके रूप में, ये p के बगल में x चर लिखा है ना, तो हमें x चर के होने के कारण x अक्ष को देखना है। आप समझ गए ना आप लोग। यदि हम यहाँ x बराबर p ऑफ y लिखते तो आप y अक्ष को देखते प्रतिच्छेद बिंदु ग्राफ बिंदु का, तो ये आपसे बन जाएगा 2.1 में सभी से शून्यक बनना चाहिए। शून्यक आना ही आना चाहिए, आना तो इसका संबंध भी चाहिए, लेकिन इसका आपसे शून्यक तो बिल्कुल कंफर्म बनना चाहिए और इसका संबंध बने तो और अच्छी बात है। और आपसे बहुपद बनाना भी आना चाहिए कि आपको द्विघात बहुपद बनाइए जिनके शून्यकों का योगफल गुणनफल आपको दिया जाए। तो ये आपके प्रश्न हैं जो आपसे कंपलसरी आने चाहिए। तो ये पार्ट 2 की बात हो गई। पार्ट 3 में सभी लोगों से हम बता दें, पार्ट 2 में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। पार्ट 3 में सभी लोगों से 2 चर वाला बहुपद, दो चर वाला समीकरण बनाते आना चाहिए। जैसे आपको भाषा दी जाए और आप उनका क्या बना सको, समीकरण बना सको उन संख्याओं से या उन किनसे, उन घटनाओं से। जैसे ये 3.1 इसका डिलीट हो गया है, अब ये 3 नई किताब में जो है 3.2 को जो पुरानी किताब का वो 1 कर दिया गया है। तो ये कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या याद कीजिए। इसका सिर्फ क्या करना है, ये देखिए रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। बस रैखिक समीकरणों का सिर्फ आपको मान बताना कैसे बनेगा ये, तो आपको इस ग्राफिक विधि से हल करने की आवश्यकता नहीं है, वो मोस्ट नहीं है आपकी। तो ये पहला हो गया। और ये आपका ये वैकल्पिक प्रश्न हुआ है, आपको पता ही है, हमने विकल्प भी बता दिए हैं। पाठ 1 से विकल्प लघुत्तम महत्तम बनना चाहिए। पाठ 2 से शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल बनना चाहिए, है ना। वैकल्प के रूप में जो विकल्प आते हैं आपके वो तो आते ही आते हैं। पाठ 3 से अद्वितीय हल की स्थिति, कोई हल नहीं की स्थिति और अनेक हल की स्थिति, यानी कि रेखाओं की स्थिति, समीकरण युग्म के हल असंगत होते हैं कि संगत होते हैं। तो संगत कब होते हैं, जब आपका द्वितीय हल और अनेक हल हो। अनेक हल को आश्रित संगत या सहसंगत भी कहते हैं। असंगत समीकरण कब कहलाते हैं, जब आपके कोई हल ना हो या जिसकी रेखाएं समांतर हो। तो पार्ट 3 से आपसे विलोपन प्रतिस्थापन, हम तो बता दें आपसे जो कंपलसरी बनना चाहिए, विलोपन प्रतिस्थापन सभी लोगों से बनना चाहिए, ये कंपलसरी है।
अब चलते हैं पार्ट 3 के कुछ आपके वो वाले कौन से क्वेश्चन होंगे, भाषा वाले क्वेश्चन। भाषा वाले क्वेश्चन में हम आपको बता दें, ये दो संख्याओं का अंतर जो 26 वाला क्वेश्चन है ये बन न जाए, और दो संपूरक कोण वाला बन जाए, क्रिकेट कोच वाला बन जाए। 3 प्रश्न ये हो गए, और एक आपका भिन्न वाला पढ़ लीजिएगा कोई, और ये जैकब वाला। ये मतलब इतने क्वेश्चन यदि आप पढ़ लोगे तो ये आपके वार्षिक में से आने की पूरी संभावना होती है। और जिनसे और यदि भाषा वाले सवालों में दिक्कत हो तो विलोपन प्रतिस्थापन से हल तो आपसे बनना ही बनना चाहिए। ये हम आपको अति मोस्ट बताते हैं। अब चलते हैं पाठ 4। पाठ 4 में 4.1 से आपको जो समीकरण बनाने के लिए कहता है कि बताइए द्विघात समीकरण है न या नहीं। तो द्विघात समीकरण के, और बाकी पाठ 3 सब डिलीट है। द्विघात समीकरण बनाने के लिए आपको, जैसे ये देखिए, जांच कीजिए द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आपको दोनों पक्षों को हल करना है। दोनों पक्षों को हल करने के बाद, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, उसने इसको हल किया तो x+1 का होल स्क्वायर x² + 2x+1 बराबर ये 2 का अंदर गुणा कर दिया, 2x - 6 हो गया। इनका पक्षांतरण किया तो 2x से 2x कट गया, माइनस का 6 साइड आया तो प्लस का हो गया, तो x² + 7 बचा, बराबर में देखिए 0 है ना। तो देखो द्विघात समीकरण है यानी तो 2 की घात मिल रही है ना, तो 2 की घात में होने पर हमारा वो द्विघात समीकरण हो जाता है, ये बनना चाहिए। और आपसे गुणनखंड विधि से समीकरणों का हल बनना चाहिए। हम तो सर इतना, और हाँ कंपलसरी है विविक्त कर d बराबर b² - 4ac, क्योंकि वो आपका वैकल्पिक प्रश्न भी है और आपका प्रश्न में आने वाला क्वेश्चन भी है, वो मोस्ट ही है। अब विविक्त कर की तीनों स्थितियां कौन कौन होती हैं। विविक्त कर का मान वास्तविक एवं असमान कब होता है, जब आपके जो मूलों का मान है या गणितीय मान है वो कैसा हो, शून्य से बड़ा हो, कोई धनात्मक संख्या हो। मूल आपके वास्तविक तथा समान कब होते हैं, जब हमारा जो गणितीय अंक है वो शून्य प्राप्त हो जाए, और जब हमारे मूलों की प्रकृति कैसी हो, वास्तविक ना हो। तो ये देखिए ना, तो ऐसी स्थिति में मूलों का अस्तित्व नहीं होता, मतलब d बराबर नहीं है, सॉरी d बराबर कैसी संख्या मिलेगी, माइनस की संख्या मिलेगी। तो ये आपको कंपलसरी ज्ञात करने हैं। ये देखिए प्रत्येक स्थिति में k का मान बताइए जिसके दोनों मूल बराबर। तब दोनों मूल बराबर के लिए कहता है तो आपने ये समीकरण लिखा, उसकी तुलना कर दी द्विघाती समीकरण से, ax² + bx + c बराबर 0। ax² + bx + c बराबर 0 द्विघाती समीकरण है। यदि बराबर में 0 ना लगाया जाए तो द्विघाती बहुपद है। ये भी आपका वार्षिक में आने वाला प्रश्न है विकल्प के रूप में। ये विविक्त कर का सूत्र होता है जिसमें बराबर में 0 है, तो बराबर में 0 होने पर हमारे मूल कैसे हो जाते हैं, दोनों मूल बराबर हो जाएंगे, और कैसे हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे। तो देखिए उसने मूलों को वास्तविक करने के लिए b² - 4ac को शून्य के बराबर कर दिया। अब b की जगह b का मान आ जाएगा, ये k है तो k² आ जाएगा, 4 है तो 4, a का मान कितना है, 2 है तो 2, ये इसको हल करके k का मान आ गया। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, ये पार्ट 4 की बात हो गई। पार्ट 5 में 5.1 आप सभी लोग पढ़ लेना, तो ये आपका AB का विकल्प हो जाएगा। और 5.2 के कुछ क्वेश्चन बता दें आपको। यदि आप 5.3 एक भी ना पढ़ेंगे, मतलब अति मोस्ट 5.3 यदि ना भी पढ़ेंगे, 5 यदि आप 2 बस पढ़ लोगे तो आपका जो फंसने के जो चांसेस हैं प्रश्न के वो पूरे हो जाएंगे। तो 5.2 में भी आपको क्या पढ़ना है, देखिए ये आपके वैकल्पिक प्रश्न हो जाएंगे, और ये थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा प्रश्न 3 को, है ना, इसमें क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जुड़े हुए हैं। ये 4, ये इसको कंपलसरी देख लेना है। ये 5वां देख लीजिएगा, है ना, 6वां, 7वां और 8वां देख लीजिएगा, 9वां देख लीजिएगा। हाँ ये भी, ये वैकल्पिक प्रश्न भी है। ये इतने प्रश्न में, हाँ ये 3 अंकों की संख्या 7 से विभाज्य है। ये 14वां प्रश्न आपको देखना है, ये 16वां प्रश्न, और ये 18वां प्रश्न आपको देखना हो तो ये 17वां भी बस ये क्वेश्चन है। हम कहते हैं 5.3 यदि कमजोर विद्यार्थी हैं, एक भी ना बने तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हालांकि बन तो जाना चाहिए क्योंकि ये योग निकालना है। ये अंतिम में हिंदी लिखी हो तो समझ लीजिए योग निकालने के लिए SN का सूत्र लगेगा। यदि आपके अंतिम में हिंदी नहीं लिखी है तो उसमें AN का सूत्र लगा के पहले आप उसके N की संख्या निकालें, जितने N आए उतना आपका योग निकालने का कहे तो SN का, ये SN का सूत्र होता है ना। तो ये उसने डायरेक्ट कहा है, ये N का मान हो जाएगा, ये A का मान AB का प्रथम पद
पहली संख्या होती है श्रेणी की और दूसरे पद में पहला पद घटाओगे तो अब डी मिल जाएगा, बस ऐसे में रख दीजिएगा तो आपको योग मिल जाएगा। और इसकी जो अति मोस्ट, अच्छा हम आपको इसके बताते हैं ना 5.3 के, तो 5.3 की जो अति मोस्ट है वो ये चौथा पांचवा और ये सातवां देख लीजिएगा, है ना। ये अति मोस्ट वाले प्रश्न हैं। और ये 12वां 13वां ये 14वां, ये बस। वैसे हम तो कहते हैं आप 5.2 कंप्लीट कर लो तो आपके प्रश्न फंस जाएंगे। पार्ट 6 की बात हुई, 6.1 सभी को पूरा पढ़ लेना, तो आपका वार्षिक का जो ऑप्शन है वो फंस जाएगा आपका। और उसमें है क्या, सभी वृत्त समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज। और कौन समरूप होते हैं, वर्ग की आयत तो वर्ग समरूप होते हैं, ये सभी को पढ़ना है। और 6.2 में आप लोगों को पहला दूसरा प्रश्न पढ़ लेना है। ये 6. ये अति मोस्ट होते हैं। 6.2 6.1 तो पूरा पढ़ना है, 6.2 का पहला पढ़ लीजिएगा और दूसरा पढ़ लीजिएगा, तो आपके जो प्रश्न है वो फंस जाएंगे। अति मोस्ट ये ना कहिएगा, जैसे पढ़ना तो सब पढ़ता, लेकिन आप लोगों के रिक्वेस्ट पर हमने ये प्रश्न बताए हैं कि आप बार बार कह रहे थे कि सर मोस्ट थोड़ा सा बताइए, तो हम बता दे रहे हैं। बाकी ये ना सोचिए कि जितना सर कह रहे हैं, देखिए सर को तो पेपर बनाना नहीं है। तो 6.3 में भी ये दिया, उसी प्रकार आप बात करें 6.3 में, तो 6.3 का आप दूसरा पढ़ सकते हो। पहला तो सभी से बनता ही होगा, बहुत सरल प्रश्न है ना। और इसका चौथा पढ़ सकते हो आप लोग। ये चौथे में आप लोगों को हमेशा से डाउट रहा है, ये इसका चित्र है। तो आप इस चौथे प्रश्न को संलग्न आकृति में से कोण 1 कोण 2 बराबर है, तो PQS और TQR। और इसके उदाहरण भी बता दें, पार्ट 6 के उदाहरण नंबर 4 पढ़ लेना, उदाहरण नंबर 5 पढ़ लेना, उदाहरण नंबर 1 पढ़ लेना है ना। ये अति मोस्ट है। और 6.3 का आपको कौन सा पढ़ लेना है, ये 5वां पढ़ लेना है। और फिर बात करें यहाँ पे, तो इसमें आपको ये 13वां पढ़ लेना है 6.3 का। और आपको ये पढ़ लेना है, ये मीनार वाला क्वेश्चन है ना। मीनार और स्तंभ की छाया की लंबाई आपको ज्ञात करने के लिए कहता था, तो ये आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। तो ये पार्ट 6 की बात हुई। पार्ट 7 में सभी लोगों से दूरी, बाकी जो हम नहीं बताते हैं समझ लीजिएगा वो डिलीट है या वो ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। पार्ट 7 से दो बिंदुओं की दूरी सभी से बननी चाहिए। मध्य बिंदु की निर्देशांक अनुपातिक विभाजन, तो 7.3 भी आपका ये कट गया है जो क्षेत्रफल था। 7.2 का ये पहला प्रश्न पढ़ लीजिएगा। 7.2 का ये 7वां तो अति मोस्ट है, आप सभी लोग जानते होंगे। और ये चौथा 5वां। और याद रहे जो क्वेश्चन आपको इनमें बताए जाए तो इनसे संबंधित आप उदाहरण भी देखते जाइएगा। प्रश्न क्रमांक 10वां, और समदूरस्थ तो आपसे बनना ही बनना चाहिए, है ना। और ये जैसे हमने कहा दो बिंदुओं की दूरी बनना चाहिए, तो दो बिंदुओं की दूरी की जो पहले प्रश्न है, पहले नंबर प्रश्न, ये सभी पर से बनना चाहिए। दो बिंदुओं की दूरी होती है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम इस दूरी को x1 - x2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, y1 - y2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो और इसी प्रकार ये आपका ये भी दूरी है, दो शहरों के बीच की दूरी। संरेखी बिंदु संरेखी है कि नहीं, संरेखी बिंदुओं में 3 बिंदु होने पर इन दो बिंदुओं की दूरी, फिर आखिरी के 2 बिंदु की दूरी, फिर प्रारंभ और अंतिम की दूरी निकाल के आपको क्या करना होता है, सबसे बड़ी दूरी ये जो है इसमें एक साइड इसको रख के एक तरफ दोनों बिंदुओं की दूरी को जोड़ा जाता है। यदि दूरी बराबर आती है तो संरेखी कहलाते हैं, अन्यथा नहीं। तो ये आपके पार्ट 7 के अनुपातिक विभाजन और दो बिंदुओं की दूरी बननी चाहिए। पार्ट 8 में 8.1 और 8.2 का पहला, 8.1 हम पूरा कहेंगे क्योंकि बहुत सरल प्रश्न है। 8.2 का
पहला प्रश्न। और कौन सा? तीसरा प्रश्न 8.3 कटा पूर्ण के हिसाब से। और ये 8.4 की बात करें तो पहला प्रश्न आपसे बन जाना चाहिए 8.4 में ये पदों में व्यक्त करना। जैसे साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त करिए। तो साइन ए बराबर हम जानते हैं 1/cos होता है। फिर कॉसेक को उसने लिख दिया अंडर कॉसेक स्क्वायर ए, लिख सकते हो। फिर कॉसेक स्क्वायर ए का मान होता है अंडर 1 + कॉट स्क्वायर ए, सरसम का 3 से। तो ये देखिए साइन कॉट बदल गया। उसी प्रकार सेक को बदलना था तो सेक को उसने लिखा 1/cos, है ना। फिर कॉस है, दोनों ऊपर और नीचे उसने साइन का भाग लगा दिया तो 1/sin कॉसेक हो जाएगा, cos/sin कॉट हो जाएगा। कॉसेक को उसने अभी अभी आपने बदला है, कॉसेक बराबर अंडर 1 + कॉट स्क्वायर ए सरसम का 3 से होता है ना। तो ये 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉट ही है, ऐसे आपको बदलना। तो ये, और इसकी बात करें तो इसमें आपको पहला, ठीक है, दूसरा, चौथा, छठवां, सातवां, ये मोस्ट आपको ये पढ़ लेने हैं पाठ 8 से यदि आएंगे तो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो ये आपका पाठ 8 हो गया। पाठ 9, अब ये आपकी जो हमने ये सही जोड़ियाँ आपको बताई थी, खाली स्थान फिल इन द ब्लैंक्स बताए थे, ये आपको पढ़ लेने हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री है आपके, है ना। ये सही जोड़ियाँ दी गई हैं इसमें। तो जो कुछ आपके कट गए हैं, जो इसके जो पूरक वाले क्वेश्चन कट गए हैं, तो पूरक वाला आपको नहीं पढ़ लेना। बाकी आपको ये क्वेश्चन जो हमने विकल्प बताए हैं इसके क्वेश्चनों से, सही जोड़ी से, टेबल से, वो बनने चाहिए। पाठ 9 की बात करें तो पाठ 9 में उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 5 ये बनना चाहिए। और इसका प्रश्न नंबर चौथा बनना चाहिए पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, ये बत्ते बन जाए तो काफ़ी है आप लोगों से, है ना। ये पाठ 7 और पाठ 9 में चित्र सही हो, भाषा सही हो सभी विद्यार्थियों की। ये पेडिस्टल वाला है आपका पाठ 9। बस इतने में आपसे जो आने की उम्मीद है वो कंप्लीट हो जाएगी आपकी। पाठ 10 में 10.1 प्रमेय, 10.2 प्रमेय, 10.1 पूरा पढ़ लोगे तो आपको वार्षिक के विकल्प मिल जाएंगे। और 10.2 का पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, बस हमने बता दिया मौखिक आपको पाठ 10 में। और ये 10.1 पढ़ लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा वैकल्पिक प्रश्न हो जाएंगे। और ये हमने बता दिया चौथा, पांचवा, ये पहला, और ये पहला, ये दूसरा। ये दूसरा ना भी पढ़ोगे फिर भी ऑप्शन के लिए पहला तो कंपलसरी पढ़ लेना है। ये आपको कहाँ तक, 2 संख्या, इसके उदाहरण भी हैं। उदाहरण नंबर 1, 2 पढ़ लीजिएगा आप लोग थोड़ा। चलते हैं, पाठ 11 रचना कट गई है तो अब इसमें आपको क्या आ जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में आप लोगों से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बनना चाहिए, चाप की लंबाई बननी चाहिए। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में ये आपका पहला प्रश्न है, ये आपका दूसरा प्रश्न है, और ये घड़ी वाला भी पढ़ लेना है आपको। और ये पिछले साल आया था तो ये भी देख लेना है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, चित्र में आपको त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ता है तो आपको ये जो वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल मिल जाता है ना। अब ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु है, समकोण है, या कोई और त्रिभुज है तो उसका सूत्र लगेगा। बाकी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सभी लोग जानते हो, θ/360 πr² होता है। तो फिर आपका ये क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसी प्रकार दीर्घ वृत्तखंड का है तो वृत्त के क्षेत्रफल में वृत्तखंड घटा दोगे तो दीर्घ वृत्तखंड आ जाएगा। आपसे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल और चाप की लंबाई के तो बनते ही है क्वेश्चन। और इसमें घोड़ा वाला क्वेश्चन, ये छाता वाला क्वेश्चन, छतरी वाला और ये घोड़े वाला, बस इतना ही पढ़ना है आप लोगों को। ये घोड़े वाला हो गया, है ना ये। और आप लोगों को ये 9 में 10 मार्क देख लेना है। अब चलते हैं, ये सब डिलीट हो गया है इस साल, आपके ये नहीं पढ़ना है ये सब सारी चीज़ें। हाँ, पाठ
13, नई किताब का 12, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में आप लोगों को सारे सूत्र बनने चाहिए, तो आपके विकल्प हो जाएंगे 13.1। हालांकि लगभग पूरी ही है, लेकिन कुछ और मुश्त कहें तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, ये चौथा हो जाएगा आपका। और ये दवा का कैप्सूल तो कंपलसरी बनना चाहिए, और ये तंबू वाला। ये आपसे भाषा भी और चित्र भी, चित्र हमें आपको पेंसिल से बनाना है, ठीक है ना। और इसका लगभग हम तो कहते हैं पूरा देख लीजिएगा 13.1, तो आपसे नई किताब का 12.1, एक ही है उसमें, और नहीं 2 है। और इसके जो दूसरी प्रश्नावली की बात है, तो इसमें दूसरी प्रश्नावली में ये आपको पहला देख लेना है। ठोस था आपका अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार है, जिसकी त्रिज्या ऊंचाई 1 था, तो उसका मान आपको जो आयतन था वो पाई के पदों में निकालना। तो पाई के पदों का मतलब है आपको पाई का मान नहीं रखना है। और आपको जो पढ़ना है इससे, वो पढ़ना है ये एक कलमदान घन आपके आकार का है, तो इसका आपको निकालना है क्वेश्चन, है ना। तो ये आपको कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालने के लिए पूरे कलमदान में से चारों शंक्वाकार गड्ढों का आयतन आपको क्या कर देना है, घटा देना है। तो आपका जो शेष लकड़ी का आयतन है वो बन जाएगा, बन जाएगा। अब चलते हैं माध्यमातक बहुलक में। तो हम आपको माध्यमातक बहुलक में सीधे बता देंगे कि माध्यमातक बहुलक में माध्य बहुलक या बहुलक माध्यक या माध्यक माध्य, 2 चीज़ें आप पढ़ लीजिए, तो आपसे जो वार्षिक के आने वाले प्रश्नों की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। माध्य को प्रत्यक्ष विधि कंप्लीट सभी से होनी चाहिए। ये बड़ा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। उदाहरण में इसको बता दें तो उदाहरण नंबर 5 आता रहता है ना। और सभी के सूत्र विथ हिंदी सहित बनने चाहिए। हमने आपको शॉर्ट में पुराने लाइव क्लासों में आपको बता दिया है, बाकी इसमें मोस्ट लगवाने की आवश्यकता नहीं है। हमने आपको बता दिया माध्य या बहुलक, बहुलक या माध्य। और गुणा भाग जोड़ घटाना में गलती मत करिएगा, क्योंकि एक गलती हो जाएगी यदि माध्यमातक बहुलक में, छोटी सी भी गलती यदि आप कर लोगे तो पूरा आपका वो जो क्वेश्चन है वो गलत माना जाएगा। सुन लिया। तो और ये आने वाले सवाल हैं जो यदि आपको लगाना हो टेक, तो ये पहले प्रश्नों में तो लगाए, हर प्रश्नावली की पहली जो प्रश्न की जो मात्रा आने की है वो ज़्यादा मानी जाती है ना। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो 2 आप कंप्लीट करिए। माध्यमातक बहुलक में 2 कंप्लीट कर लोगे तो आपका वार्षिक का प्रश्न आपसे बन जाएगा। अब प्रायिकता की बात करें तो प्रायिकता में तो आप लोगों से थैले वाला क्वेश्चन, और देखिए बता देते हैं प्रायिकता में भी ये 9वां प्रश्न देखिए। और ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये आपके, ये तो बहुत बार आया है, ये है बहुत से छोटा, ये आपका वैकल्पिक प्रश्न है ना। ये आपके भी, ये भी खालिस्तान वैकल्पिक प्रश्न हो गए। ये 3 विद्यार्थियों के समूह में जन्मदिन में, ये भी आपका मोस्ट आता रहता है। ये आपके